प्रिय विद्यार्थियों, बीए भाग तृतीय वर्ष के 5वें सेमेस्टर की हिंदी साहित्य की कक्षा में आपका स्वागत है। इससे पिछली कक्षा में हमने प्रथम निबंध पर चर्चा की थी, नयनों की गंगा। आज हम आपकी जो पुस्तक है निबंध परिवेश, उसके दूसरे निबंध पर चर्चा आरंभ करेंगे। यह निबंध है धर्मवीर भारती द्वारा लिखा हुआ ठेले पर हिमालय। बड़ा अजीब सा नाम लगा होगा आपको सुनकर, ठेले पर हिमालय। इससे पहले कि हम इस निबंध पर हम चर्चा शुरू करें, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि यह एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी स्थान की यात्रा करता है, 1 साल पहले, 2 साल पहले या कई वर्ष पहले, तो वो उस यात्रा का जो आनंद है, उस यात्रा को में जो उसने महसूस किया, उसको भुला नहीं पाता किन्हीं कारणों से, और बाद में उनको लिखता है, तो उसे हम यात्रा वृत्तांत कहते हैं। तो ये एक यात्रा वृत्तांत के तौर पर निबंध लिखा है। इससे पहले बात करने पर कि ठेले पर हिमालय में क्या है, मैं पहले इसके शीर्षक के बारे में आपको बताऊंगी कि शीर्षक लेखक ने ठेले पर हिमालय क्यों रखा और कैसे रखा। लेखक खुद बताता है कि एक बार वो किसी दुकान पे खड़ा था, तभी उसके गुरु जो बहुत बड़े उपन्यासकार थे वो उसके पास आकर खड़े हुए, और तभी एक जो व्यक्ति है वो किसी अपने रेड़ी में वो डाल के बर्फ़ की सिल्लियाँ डालकर लेके जा रहा था। तो बर्फ़ की सिल्लियाँ लेखक अभी देख रहा था, तो उनके जो मित्र बोले, वो कहते कि यूँ लगता है जैसे पूरे हिमालय की बर्फ़ इस ठेले पर आ गई हो। तो इस तरह से वो कहते हैं, धर्मवीर भारती बताते हैं कि इस निबंध का नामकरण कुछ ऐसे हुआ, ठेले पर हिमालय। आपको एग्जाम में 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं निबंध को लेकर, एक निबंध का सार और एक निबंध का उद्देश्य। तो सबसे पहले हम उसी पैटर्न पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे निबंध का सार। इस निबंध में लेखक ने अपनी कौसानी प्रदेश की यात्रा का वर्णन किया है। ये कौसानी कहाँ पड़ता है? ये अल्मोड़ा के रास्ते में पड़ता है। तो लेखक बताता है कि वो एक बार कुछ 2 मित्रों के साथ उसने ये सोचा कि चलो कहीं घूम के आते हैं, और लेखक ने ये बताया कि उसे बर्फ़ देखने का बड़ा शौक़ है, और वो यहाँ जाने का प्रोग्राम बनाते हैं और वो वहाँ से निकल पड़ता है। जब वो वहाँ से निकलता है तो बताता है कि अल्मोड़ा से कौसानी क्षेत्र की जो यात्रा है, सबसे पहले वो उसका वर्णन करता है, और रास्ते में कौन कौन से प्रदेश पड़ते हैं वो बताता है कि सबसे पहले नैनीताल पहुँचे वो, और उसके साथ हैं उसके मित्र शुक्ला जी और चित्रकार सेन। ये 2 उनके मित्र उनके साथ हैं। सबसे पहले नैनीताल के बाद आता है रानीखेत। रानीखेत में पहुंचते हैं, वो बस के द्वारा सफ़र कर रहे हैं, एक बस में जा रहे हैं, और रानीखेत के बाद मझकोली, और मझकोली के बाद कोसी। तो लेखक बताता है कि बस में हम जा रहे हैं, लेकिन बस का जो ड्राइवर है, पहली बात तो उसने हमें बहुत डराया। वो इतना लापरवाह ड्राइवर था और इतनी तेज बस चला रहा था कि हमारी सारे रास्ते में सांस रुकी रही कि कहीं कोई दुर्घटना ना घटित हो जाए। तो बड़ी मुश्किल से हम चले। फिर आगे लेखक बताता है कि हम अपने मन में एक बड़ा उल्लास लेकर चले थे कि रास्ता बहुत खूबसूरत होगा, रास्ते में हमें पहाड़ों पर बर्फ़ दिखाई पड़ेगी, खूब हरियाली होगी। लेकिन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब वो बताता है कि कोसी से कौसानी तक की यात्रा जब वो करता है, इस दौरान उन्होंने बहुत सारे जो स्वप्न हैं वो सजा रखे थे। अपने दिमाग में एक ये बात बना रखी थी कि ये रास्ता, क्योंकि वो कौसानी जा रहे हैं, बहुत खूबसूरत होगा। लेकिन लेखक बताते हैं कि ये रास्ता इतना, मतलब जहाँ हमने देखा कि सूखे पहाड़ थे, कहीं कोई हरियाली नहीं थी, और आसपास देखने पर एक निराशा का अनुभव हुआ। तो वो आगे बताता है कि निराशा, हमारे मन में निराशा, तीनों के मन में निराशा आनी शुरू हो गई कि हम जो बर्फ़ देखने घर से निकले हैं, हिमालय पर पड़ी बर्फ़, वो हमारा सपना शायद पूरा नहीं होगा। तो वो बड़ी निराशाजनक स्थिति में जब कौसानी पहुंचते हैं, तो एक और जो घटना घटित होती है, उनके मन में निराशा का संचार होता है। बादल घिराते हैं, बारिश का मौसम हो जाता है, और जहाँ वो ठहरते हैं वहाँ का जो नौकर है वो भी उन्हें बताता है कि जब अगर बादल आ जाएं तो फिर आप हिमालय पे पड़ी बर्फ़ के दर्शन नहीं कर पाते, ऐसा होता है। तो एक दिन उनका बीत जाता है, लेकिन अगले दिन जब लेखक सोकर उठता है तो वो पर्दा जब हटाता है तो वो देखता है कि आसमान पे जो बादल हैं वो धीरे धीरे छट रहे हैं, और बादल जब धीरे से छटते हैं
तो उसे हल्की सी धूप दिखाई पड़ती है, उसका मन खुशी से झूम उठता है और तभी वो देखता है कि हिमालय पे पड़ी बर्फ साफ दिखाई देने लगती है। वो अपने मित्रों को बुलाता है और सभी तीनों इतने आनंदित होते हैं उसको देखकर, बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो बड़ा खूबसूरत दृश्य है। यूं लगता है जैसे हिमालय उनके बिल्कुल पास आ गया हो, उस पर पड़ी बर्फ बिल्कुल उनके पास आ गई हो। यह लेखक एक और बात कहता है कि हिमालय यहाँ यूं लगता है जैसे उससे कोई बातचीत कर रहा हो, उससे बातें करके उनसे कह रहा हो कि आओ मेरी ऊंचाई तक तुम भी पहुंचो। तो ये दिखाया है कि निबंध के अंत में कि वो बड़ा खुश होकर वापस लौटते हैं और रास्ते में वो जब पैदल यात्रा करते हैं, पैदल चलते हैं 12 मील पैदल चलते हैं, तो बैजनाथ से चलकर वो जो वहाँ गोमती नदी बहती है वहाँ पहुँचते हैं और गोमती नदी में वो फिर से उस हिमालय पर पड़ी हुई बर्फ का जब बिंब देखते हैं, उसकी परछाई देखते हैं, तो फिर से आनंद से झूम उठते हैं। वहाँ उस नदी में हिमालय पे पड़ी बर्फ की परछाई देखकर वो बहुत खुश होते हैं। और लेखक बताता है कि ये कई वर्ष पुरानी बात है, लेकिन आज भी मैं अपनी स्मृति से इस बात को भुला नहीं पाया हूँ। मैं उस यात्रा को बार बार याद करता हूँ, कभी तो मैं उदास होता हूँ उस यात्रा को याद करके और कभी मैं खुशी से झूम उठता हूँ। लेखक को ये लगता है कि मेरी आत्मा कहीं ना कहीं उन पहाड़ों में, उस हिमालय पर्वत पर और हिमालय पर जो बर्फ उसने देखी वहाँ बसती है, तो वो चाहकर भी इस यात्रा को कभी भुला नहीं पाता। तो इसके बाद हम बात करेंगे निबंध का उद्देश्य। जैसा कि मैंने आपको बताया कि निबंध से संबंधित आपको दो तरह के प्रश्न आते हैं एग्जाम में, एक निबंध का सार, दूसरा निबंध का उद्देश्य। तो बड़ा सिंपल सा निबंध है, बड़ा सरल सा निबंध है, तो दो ही बातें इसमें लेखक करनी चाहिए, लेखक ने, मैं आपको बताती हूँ। पहली बात, वो अपनी यात्रा का वर्णन करता है, यात्रा का वर्णन लेखक ने किया है। मैं पहले लिख लूं फिर मैं आपको बताती हूँ। दो ही बातों का वर्णन वो करता है। हिमालय का बात कर, तो सबसे पहली बात जो इस निबंध में लेखक हमें बताना चाहता है वो है यात्रा का वर्णन कलात्मक ढंग से करना। यात्रा तो हम सब लोग करते हैं, हम पहाड़ों में भी घूमने जाते हैं, लेकिन अगर हम उसका वर्णन करें, लेकिन अगर वो रोचक ना लगे, उसे कोई पाठक ना मिले, तो उसका कोई फायदा नहीं। लेकिन लेखक ने इतनी खूबसूरती से इस यात्रा का वर्णन किया है कि उसको पढ़ते हुए कहीं ना कहीं अंत में आकर हमें यह महसूस होने लगता है कि उस हिमालय पे पड़ी हुई बर्फ को हम भी देख रहे हैं, हम बिल्कुल लेखक के साथ बैठे हैं, उस बर्फ को देखकर हम भी आनंदित हो रहे हैं। तो जो मुख्य उद्देश्य है निबंध का, वो अपनी इस यात्रा का कलात्मक ढंग से वर्णन करना है। दूसरी जो एक और बड़ा प्रमुख उद्देश्य है इस निबंध का, जहां मैंने जब निबंध के सार की हम बात कर रहे थे, मैं आपको बता रही थी कि जब वो हिमालय पे पड़ी बर्फ को सुबह देखते हैं लेखक और उनके मित्र, तो लेखक को लगता है कि हिमालय उनसे बात कर रहा है। ये सबसे बड़ी बात है कि जब कोई चीज़ जिसको हम देखें, चाहे वो प्राकृतिक दृश्य हो, कुछ भी हो, जब उससे हम कोई सीख लेते हैं, जब वो हमसे बातें करने लगता है, तो उसकी अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो लेखक को लगता है कि वो हिमालय एक बड़ा भाई बन गया है और बड़ा भाई बनकर वो हिमालय लेखक को ये कह रहा है कि तुम भी मेरी तरह ऊंचे उठो, तुम अपने मन के भावों को ऊंचाई की तरफ ले जाओ, तुम ऊंचा उठकर जीना सीखो, तुम जिंदगी में आगे बढ़ो। तो हिमालय पर्वत पर पड़ी बर्फ जहाँ लेखक को बहुत सुंदर दिखाई पड़ती है, जहाँ उसे आनंदित कर रही है, वो कहीं ना कहीं उसे संदेश भी दे रहा है वो हिमालय। तो हम यही कहेंगे कि बहुत खूबसूरती से लेखक ने अपने इस यात्रा वृत्तांत में अपनी यात्रा का वर्णन किया है, अपनी कौसानी की यात्रा का वर्णन किया है और हिमालय पे पड़ी बर्फ का वर्णन करते हुए जहाँ उसने हमारे मन में भी ये इच्छा पैदा की है कि हम भी हिमालय पर पड़ी बर्फ के दर्शन करें। यही किसी की सफलता का सूचक होता है कि किसी चीज़ को पढ़कर हम उसके बारे में सोचने लगे, वैसा करने की सोचने लगे। तो और दूसरी बात, वो हिमालय पर पड़ी बर्फ लेखक को कहीं ना कहीं उत्साहित भी कर रही है, कहीं ना कहीं लेखक को प्रेरणा भी दे रही है आगे बढ़ने की। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम अपने जो पाठ्यक्रम में अगला निबंध है उसकी बात करेंगे।